सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम डिस्कस करेंगे आपका फेवरेट कोल रेबेलियन के बारे में। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये रेबेलियन और बहुत ही बार आ चुका है ये तो इसको बहुत ही प्यार से पढ़ेंगे। देखो, कोल है कौन? जैसे तुमने पढ़ा भील के बारे में, चुवार्स के बारे में, क्या था? आदिवासियों का झुंड का नाम रखा गया था। उसी तरीके से एक आदिवासी का झुंड है जिसको हम प्यार से कोल कहते हैं। अब कोल देखो, एक बड़ा झुंड है, एक बड़ा ग्रुप है। उस ग्रुप के अंदर काफी और भी ट्राइब्समैन आते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल होज, ओराउंस, मुंडाज, कासीज। ये छोटे छोटे ट्राइब्समैन हैं जो साथ में मिलकर कोल कहलाते हैं। ठीक है दीदी, ये कहाँ रहते हैं? ये रहते हैं छोटा नागपुर के इलाके में। अब याद करना, कोई कोई होता है जो, जैसे मैं थी, कोई कोई जब मैं बोलती हूँ तो मैं अपना ही बात कर रही होती हूँ। क्लास 10 तक मुझे लगता था कि महाराष्ट्र में जो एक जगह है नागपुर, उसी को हम छोटा नागपुर कहते हैं। नो, इट इज नॉट लाइक दैट। छोटा नागपुर एक जगह है वेस्ट बंगाल के करीब, ठीक है? तो वहां पे उस जंगली इलाकों में होज, ओराउंस, मुंडास, कासीज रहते थे और इन सभी ग्रुप को हम एक साथ कोल कहते हैं। ठीक है दीदी, तो क्या बताया? कोल वन ऑफ द ओल्डेस्ट, सबसे पुराने आदिवासियों के झुंड में से एक है। सेकंड, होज, ओराउंस, मुंडास, कासीज, ये छोटे छोटे आदिवासियों के झुंड मिल करके कोल कहलाते हैं। कोल कहाँ रहते थे? ये क्वेश्चन आ सकता है। छोटा नागपुर। ठीक है दीदी, इन्होंने लड़ाई क्यों लड़ी दीदी? हर एक लड़ने के पीछे कोई ना कोई कारण रहा होगा। बिल्कुल। देखो, मैंने पिछले क्लास में, आई होप सो, तुमको डीकूज का मतलब बताया था। दोबारा से बताती हूं। मान लो ये मेरा इलाका है। मेरे इलाका में अगर कोई बाहर का घुसपैठिया आके मेरे ऊपर अपना हुक्म चलाता है तो उसको मैं आउटसाइडर बोलूंगी। ये मेरा इलाका है, मेरे इलाके में आकर के कोई बाहर का आदमी मेरे ऊपर उंगली उठाएगा, मेरे ऊपर रोक टोक लगाएगा, तो मैं उसको आउटसाइडर कहूंगी, उसको डाकू कहूंगी। वैसे ही आदिवासी ऐसे लोगों को, बेसिकली ये लोग कौन थे? अंग्रेजों के एजेंट्स, जैसे जमींदार, मनी लेंडर्स, ये सारे के सारे लोग जो आदिवासियों पे जुल्म करते थे, उनको ये आदिवासी डीकूज कहते थे। तो ये डीकूज बहुत दखल अंदाजी करते थे, छोटा नागपुर के इलाके में घुस के अपना जो है हुक्म जताते थे। तो ये बहुत ही बड़ा रीजन बना। सेकेंड, हमने सबने देख चुका है परमानेंट सेटलमेंट के बारे में। परमानेंट सेटलमेंट कितना बड़ा फेलियर रहा ये भी देखा। कितना हाई टैक्स लिया जाता था, एग्रीकल्चर पे कोई भी खर्च नहीं करने दिया जाता था। उसके कारण भी ये कोल वाले लोग बहुत दुखी हुए। थर्ड, मनी लेंडर कौन होता है? मनी लेंडर वो शख्स है जो आपको उधार पे पैसा देगा। फ्री में देगा क्या? बहुत ही बड़ा चैरिटी कर रहा है? नहीं। आपने मांगा कि देखिए आप मुझे 1 लाख रुपया दीजिए, इसके ऊपर आप मुझसे ब्याज ले लीजिएगा, इंटरेस्ट ले लीजिएगा। तो मैं तुमको 1 लाख रुपया दी और मैंने कहा कि जब तक तुम नहीं चुकाते तब तक तुमको 10-10 हजार हर महीने देना पड़ेगा, प्लस अलग से वो 1 लाख देना ही है। यही होता है नॉर्मल लॉजिक। इसी को बेटा हम कहते हैं मनी लेंडर। ये मनी लेंडर बहुत ही ज्यादा इंटरेस्ट में इन बेचारे आदिवासियों को पैसा देते थे। आदिवासियों को जरूरत थी पैसे की, तो ये जरूरत का फायदा उठा के बहुत ही ज्यादा रुपए में, बहुत ही ज्यादा इंटरेस्ट में इन लोगों को पैसा देते थे। थर्ड, माधव सिंह एक इंपॉर्टेंट नाम है। ओके, जब भी नाम आता है उसको अंडरलाइन और याद कर लिया करो। माधव सिंह जो बंगाल का दीवान है। दीवान कौन होता है दीदी? दीवान वो शख्स होता है जो टैक्स कलेक्ट करता है। ठीक है, तो माधव सिंह बेसिकली जो दीवान थे बंगाल के, ये इन आदिवासियों से बहुत ही ज्यादा अमाउंट में टैक्स लेते थे ताकि खुद भी थोड़ा सा टाका अपने जेब में रख लें। Isn't it? So, इनका भी बहुत ही बड़ा योगदान रहा है कोल रेबेलियन होने के लिए। लास्ट है बैटल ऑफ चाईबासा। बैटल ऑफ चाईबासा क्या था दीदी? ज्यादा डिटेल में नहीं आएगा। 1821 में चाईबासा में एक लड़ाई हुई थी। किसके बीच हुआ था? कोल्स और अंग्रेजों के बीच हुआ था, इन्हीं सब सिलसिलों को लेके। लेकिन उस लड़ाई में कोल हार गए थे। इस लड़ाई में हार चुके वो, लेकिन उन्होंने हार नहीं माना। अगली बार फिर 1831-32 में कोल रेबेलियन में शामिल हुए।
तो दीदी एक बार फिर से बताइए कॉजेस। सबसे पहला, डीकूज लोग आ जाते थे और कोल पे अपना हुक्म जताते थे। सेकंड, परमानेंट सेटलमेंट बहुत बड़ा फेलियर रहा था। मनी लेंडर बहुत ही हाई इंटरेस्ट रेट पे कोल को पैसा दिया करते थे। माधव सिंह जो एक दीवान रहे बंगाल के, ये क्या करते थे, बहुत ही ज़्यादा रुपया या बहुत ही ज़्यादा टैक्स कलेक्ट किया करते थे। और बैटल ऑफ चाईबासा एक लड़ाई हुई थी कोल और अंग्रेज़ों के बीच में। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कब हुआ था, 1820-21 में। इसी सब सिलसिलों को लेके जिसमें कोल हार गए थे और दोबारा अपने हार से उन्होंने हार नहीं माना और वो आगे फिर से खड़े हुए और फिर से अपने लिए आवाज़ उठाया 1831-32 में। अच्छा दीदी, इसका कुछ नेचर बताइए इस रिवेलियन का। एंटी ब्रिटिश, ब्रिटिशर्स के खिलाफ था। सेकंड, ये ट्राइबल रिवोल्ट था, आदिवासियों की लड़ाई थी। ठीक है, क्यों बार बार ये बताना पड़ता है, क्योंकि हम देखेंगे आगे वाले पार्ट्स में। रिजल्ट क्या आया, इतना लड़ाई करा और 2-2 बार करा तो कुछ तो ब्रिटिशर्स पे असर पड़ा होगा। बिल्कुल पड़ा। ब्रिटिशर्स ने एक कानून पास किया जिसको हम कहते हैं रेगुलेशन 1833। इस कानून के तहत ब्रिटिशर्स ने कहा छोटा नागपुर का एरिया जहां पे कोल रिसाइड करते हैं, कोल रहते हैं, वहां पे अब ब्रिटिशर्स कोई दखल अंदाजी नहीं करेंगे। फिर से बोलिए दीदी, कान को विश्वास नहीं हुआ क्या आप बोल के गए। एक रेगुलेशन पास किया गया 1833 में, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने करा था। इस कंपनी ने खुल के लाउडली डिक्लेयर कर दिया कि छोटा नागपुर के इलाका में कोल्स को अब कोई भी तंग नहीं करेगा, ब्रिटिशर्स कोई छेड़छाड़ नहीं करेगा, गो एंड लिव फ्रीली। ये रिजल्ट निकल के आया। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट बेटा, यहां पे ध्यान दो, लीडर्स हमेशा बहुत इंपॉर्टेंट रहे हैं। बुद्धू भगत, जोआ भगत, मदारा महातो, लास्ट है सुई मुंडा। सुई मुंडा, दीदी मुंडा लिखा है, कोल रेवेलियन में कैसे आ गया, क्या गजब बेइज्जती है। कोल में मुंडा ट्राइब्स भी तो शामिल था, तो उसमें से कोई रहा होगा सुई मुंडा जो ऑल ओवर कोल के रिबेलियन में शामिल हुआ। इस बात पे जरा गौर कर लो मेरे, यहीं से क्वेश्चन तुमको चिपकाएगा और तुमको कुछ समझ में नहीं आएगा। पूछ लेगा सुई मुंडा बिलोंग्ड टू डैश रिवोल्ट, और तुमको लगेगा ओहो मुंडा लिखा हुआ है तो मतलब मुंडा रेबेलियन हो गया। नहीं, सुई मुंडा, दो ही वॉज अ मुंडा, basically he belonged to Munda tribes, but since Munda tribes is also a part of Kol only, we can say that, or we have to say that Sui Munda actually was a part of Kol rebellion. क्या बोले दीदी आप, सुई मुंडा रेबेलियन को लीडरशिप प्रोवाइड नहीं किए थे। सुई मुंडा कोल रेबेलियन के एक महत्वपूर्ण लीडर रहे हैं। दीदी झट से आपका क्विक रिवीजन दीजिए। मैंने बताया कोल बहुत ही ओल्डेस्ट ट्राइब्समैन है इंडिया का। कोल होज, ओराउंस, कासीज, मुंडा सबको इंक्लूड करता है। इतना बड़ा आदिवासी का ग्रुप है जिसके अंदर छोटे छोटे ग्रुप्स आते हैं। कोल रहता है छोटा नागपुर के इलाका में, जो कि बिल्कुल यहाँ पे पड़ता है। ठीक है, थोड़ा बहुत अगर जगह मिसमैच हो गए सॉरी। फिर आगे आ जाओ, कॉजेस क्या था, डीकूज बहुत बड़ा ही जुल्म कर रहे थे, आ जा रहे थे और कोल्स के ऊपर अपना हुक्म जताते थे। सेकेंड दीदी, परमानेंट सेटलमेंट बहुत ही बड़ा फेलियर रहा, पिछले क्लासेस में हम लोग ने देखा है। थर्ड, हम लोगों ने देखा कि मनी लेंडर्स बहुत ज़्यादा ही तंग करते थे कोल्स को, इनफैक्ट बहुत ही हाई रेट पे इंटरेस्ट प्रोवाइड करते थे। फिर माधव सिंह जो एक दीवान रहे बंगाल के, वो इन ट्राइब्समैन से बहुत ज़्यादा ही टैक्स वसूल करते थे। बैटल ऑफ चाईबासा जो 1820-21 में हुआ था कोल और अंग्रेज़ों के बीच, उसमें कोल हार गया था, पर हार से हार नहीं माना, दोबारा खड़ा हुआ। और फाइनली दीदी नेचर ये है इस रिवोल्ट का कि एंटी ब्रिटिश था और ट्राइबल रिवोल्ट था। रिजल्ट ये निकल के आया कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने रेगुलेशन 1833 पास किया, जिसके तहत खुला कह दिया कि जाओ भैया छोटा नागपुर का इलाका में हम कोई कंट्रोल नहीं लेके आएंगे। लास्ट में कुछ इंपॉर्टेंट लीडर्स हैं, बुद्धू भगत, जोआ भगत, मदारा महातो, लास्ट सुई मुंडा। अगर ये क्वेश्चन आ जाए कि सुई मुंडा बिलोंग्ड टू विच रिवोल्ट, कभी भी मुंडा रेबेलियन नहीं करके आएंगे, हम करके आएंगे कोल रेबेलियन। इज दैट क्लियर? आई होप मजा आया आज के क्लास में। अगर आया देन हिट दैट लाइक बटन, सब्सक्राइब कर दो और साथ ही साथ शेयर करो। आप शेयर करते हो, पता है कितना मोटिवेशन मिलता है, ऐसा लगता है कि वाह एक और बच्चे तक मेरा इन्फॉर्मेशन पहुंच पाया। थैंक यू सो मच फॉर ऑल दिस लव एंड सपोर्ट दैट यू आर गिविंग मी। टेक केयर और बहुत मेहनत करो।